अस्सलामुअलैकुम। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो हमारे पास है एंजाइम्स। बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है रिएक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इन जैसे अगर हम बात करें ना, केमिस्ट्री में आप लोगों ने कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। कैटालिस्ट जो होते हैं वो किसी भी हम रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं, वो रिएक्शन की को स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ी से करवाते हैं। इसी तरह एंजाइम्स भी हमारे पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं, उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत स्पीड अप करवाते हैं। अदरवाइज़ अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये रिएक्शन हमारी बॉडी में स्पीडली परफॉर्म नहीं होंगे। जो एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स हैं, ये वही प्रोटीन्स हैं जो हमारे पास हमने बात की थी कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है प्रोटीन बनाता है, फिर गोल्जी अपरेटस उस प्रोटीन को मॉडिफाई कर देता है डिफरेंट फॉर्म्स में। और अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनने होंगे या तो जो गोल्जी अपरेटस है उस एंजाइम्स को उस प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं एंजाइम्स की फॉर्म में, और वही एंजाइम्स जाके हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं और इन रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि एंजाइम्स होते क्या है, एंजाइम्स किस तरह अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, एंजाइम्स की खसूसियात क्या हैं। वी विल आल्सो एक्सप्लोर द वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देयर एक्टिविटी। और फिर हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, यानी ये रिएक्शन को तेज़ करते हैं, ये रिएक्शन को कम करते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, हमारी बॉडी को सस्टेन रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जितना से रिप्रोडक्शन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, ये इन सारे प्रोसेसेस को मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। मतलब इन सारे प्रोसेसेस को सम अप करेंगे, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। यानी जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शन और जितने भी एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटा जैसे कट कर देना, ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में कट हो जाते हैं, टूट जाते हैं बड़े मॉलिक्यूल और वो सिंपल वन में तब्दील हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बनती है और लाइपोलाइसिस के दरमियान। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो आपकी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज है वो ग्लूकोज टूटेगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और साथ एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी। और ये भी कैटाबॉलिज्म हुआ कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था फूड, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था वो टूट गया। लाइपोलाइसिस में लिपिड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड्स बनाते हैं। तो लिपिड्स कॉम्प्लेक्स हैं और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं वो सिंपल है। तो कॉम्प्लेक्स टूटा और सिंपल बने। अगर जो है कार्बोहाइड्रेट्स टूट के शुगर बनाएगी या प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स बनाएगी, ये सारे कैटाबॉलिज्म में आते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो एनाबॉलिज्म ये इसको तामीराती प्रोसेस भी बोलते हैं और ये ऑपोजिट होता है कैटाबॉलिज्म के। एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी यूज़ होगी। उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं, तो जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी। दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में फूड टूटती है और यहाँ
फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में दोबारा मिलती है और ग्लूकोज बना लेती है सूरज की रोशनी में, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनती है साथ इसके। उसमें हमने पढ़ा लाइपोलाइसिस होगा कि लिपिड टूटेगा। उसमें अगर हम करें लिपिड सिंथेसिस के वही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा मिलेंगे और लिपिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई प्रोटीन सिंथेसिस की कि अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। वहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोटीन टूटती है तो अमाइनो एसिड बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस हैं। जो कैटाबॉलिज्म है उसमें एनर्जी हासिल होती है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं, और जो एनाबॉलिज्म है इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं और जो एनर्जी है वो यूज़ होती है। ये दोनों टर्म्स जब हम कलेक्टिवली इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। ये किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ये होती प्रोटीन ही है जो किसी भी रिएक्शन में को तेज़ करवाने में हिस्सा ले रही है, बस थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन हुई होती है। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा देते हैं। वो बायोकेमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन के दरमियान कंज्यूम नहीं होते, रिएक्शन के दरमियान यूज़ नहीं होते। जैसे हम अगर बात करें, जैसे हमारे स्टमक में एंजाइम रिलीज़ होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन के डाइजेशन करवाता है। अब वो जल्दी से प्रोटीन को तोड़ रहा है लेकिन खुद तो दरमियान में इस्तेमाल नहीं हो रहा, खुद बस ये रिएक्शन को तेज़ कर रहा है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ये फिर भी पेप्सिन की फॉर्म में हमें वापस मिल जाएगा। ये जिस तरह यूज़ हुआ उसी तरह वापस मिल जाएगा। ये खुद रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होता, यानी इससे कोई प्रोडक्ट अलहदा नहीं बनते, बस इसका काम है किसी भी रिएक्शन को क्या करना, स्पीड अप करवा देना। ये दे आर प्राइमरली प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं और ये हाईली स्पेसिफिक होती है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसी तरह का आपका एंजाइम होगा। जिस तरह मैंने बात की कि प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है तो पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ होता है। ऐसा तो नहीं कहा कि पेप्सिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी करवाएगा और लिपिड की भी करवाएगा, नहीं। जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा एंजाइम उसी तरह का होगा। यानी अगर प्रोटीन की डाइजेशन है तो पेप्सिन होगा या ट्रिप्सिन होगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर लिपिड की होगी तो लाइपेज एंजाइम होगा, अगर ग्लूकोज होगी तो अमाइलेज एंजाइम होगा। यानी जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसी तरह का जो है एंजाइम्स होंगे। और सबस्ट्रेट होते क्या हैं, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जी जो अंडरगो एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम एक्ट करते हैं। जैसे अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन एक सबस्ट्रेट है जिस पे कौन काम कर रहा है, जिस पे पेप्सिन काम कर रही है और उसको तोड़ रही है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक सबस्ट्रेट है जिसको कौन इफेक्ट कर रहा है, कौन काम कर रहा है, उस पर अमाइलेज एंजाइम कर रहा है। तो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एंजाइम्स कंट्रोल कर रहा है रिएक्शन के दौरान। फिर जो एंजाइम्स हैं वो मिलियंस ऑफ टाइम्स रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं उन रिएक्शंस से जिनमें एंजाइम काम नहीं करता। यानी वो रिएक्शन जिस पे एंजाइम्स काम कर रहा होता है वो रिएक्शंस मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर होते हैं उन रिएक्शंस से जिस पे एंजाइम्स काम नहीं करता। ये हमारे पास एंजाइम्स वाला पोर्शन था। इसके बाद इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो स्टार्ट होंगी, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।